हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 21 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ गुड रोल बैक। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो GS3 2023 में आया था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन, सजेशन, सारी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है और आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फॉर क्वेश्चन जो स्कैंडल 2005 में हुआ था, उसी तरह का स्कैंडल दोबारा से न्यूज़ में आया है और आपके प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉस्टी टाइज और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया और कनाडा रिलेशनशिप में, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ गुड रोल बैक। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2023 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था। इस आर्टिकल के थ्रू हम उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो मेंस का क्वेश्चन है वो प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें इंट्रो, बॉडी, सॉल्यूशन, पूरा फ्रेमवर्क अच्छे से समझेंगे, किस तरीके से आपकी अप्रोच होना चाहिए, सारी चीज़ों की बात करेंगे और पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। पहले आर्टिकल समझ लेते हैं। बेसिकली आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें इम्पोज किया गया था लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ लैपटॉप, टैबलेट एंड अदर डिवाइसेस विथ इमीडिएट इफेक्ट। अगस्त में ये जो ऑर्डर है वो इशू किया गया था। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है पहले इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ होने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंसर्न्स बताए, तो उन कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर तक टाल दिया और 1 नवंबर से इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था। सरकार ने ये जो पॉलिसी लेके आई थी, इसके पीछे के 2 रीज़न्स थे उनके हिसाब से। पहला तो ये था कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में बढ़ाई जाए। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न था, टू कर्ब इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो दूसरा रीज़न का पर्पस क्या था, 77% जो इंपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू लैपटॉप, टैबलेट्स एंड अदर डिवाइसेस, इसका 77% जो इंपोर्ट है वो कहाँ से हो रहा था, चाइना से। तो ये बेसिकली जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण किया गया था, ताकि चाइना पे जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके। क्योंकि चाइना इंडिया के जो बॉर्डर इशू चल रहे हैं 2020 से, जब से गलवान वैली हुआ है तब से इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी अपनाया हुआ है और मेनली चाइना पे जो इंटरडिपेंडेंसी है उसको कम करने में लगा हुआ है। तो इसी 2 रीजंस के कारण सरकार ने ये मूव लेके आया था। हालांकि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिसाइज़ किया सरकार को। इस मूव से जो सबसे ज़्यादा कंसर्न्स थे वो लोगों के ये थे कि कहीं दोबारा से लाइसेंस राज तो नहीं आ जाएगा और कहीं दोबारा से सरकार इम्पोजिशन नहीं कर देगी इंपोर्ट कोटास का। तो बेसिकली इंपोर्ट कोटा दोबारा से इम्पोज तो नहीं होंगे, ये सारे लोगों के कंसर्न थे। इंपोर्ट कोटा क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें सरकार लिमिट सेट करती है कि कितने लैपटॉप्स आएंगे। सरकार लिमिट बताएगी कि 100 लैपटॉप आएंगे तो 100 ही इंपोर्ट किए जाएंगे, पर्टिकुलरली किसी मंथ में टाइम शेड्यूल के हिसाब से ये लिमिट सेट कर दी जाती है। अभी क्या होता है, अभी सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाती है, ठीक है, जिसमें टैरिफ लगाते हैं, इसको टैरिफ बैरियर बोलते हैं, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटी वगैरह आता है। इंपोर्ट कोटा नॉन टैरिफ बैरियर में आता है। तो अभी सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ा सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। अगर लोग ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हैं तब भी इंपोर्ट होंगे। सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ा के उसके प्राइसेस बढ़ा देती है ताकि इंपोर्ट कम हो, लेकिन अगर लोग पे करेंगे तो इंपोर्ट तब भी होंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इंपोर्ट कोटा में सरकार डायरेक्टली लिमिट सेट कर दी है कि 100 ही लैपटॉप आएंगे, मतलब 100 ही आएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मार्केट डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो जब आप इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दोगे तो इसका मतलब आप ये भी फिक्स कर दोगे कि उसे
कौन लेके आएगा, और जो लेके आएगा उसको आप लाइसेंस दोगे। अब लाइसेंस जब देगी सरकार तो कई सारे लोग जो हैं इंपोर्ट करने वाले हैं। जो इंपोर्ट करने वाली कंपनी है वो क्या करेगी, यहाँ पर बिडिंग करेगी, और फिर बिड करने के साथ साथ सरकारी हाथ गर्म भी करेगी, करप्शन भी होगा, जैसे कि 91 के पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन काफ़ी बढ़ जाएगा, और ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन बढ़ने से करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जितने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन उतना ज़्यादा करप्शन, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लिबरलाइजेशन उतना कम करप्शन। तो यहाँ पर दोबारा से रूल्स रेगुलेशन वापस आ जाएंगे तो दोबारा से करप्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब लाइसेंसिंग लगा दी जाएगी और लाइसेंस लेने के लिए लोग बिडिंग करेंगे और करप्शन करना पड़ेगा, तो जो प्राइसेस होंगे लैपटॉप के वो भी बहुत बढ़ेंगे। तो जो कंज्यूमर को अभी तक बेनिफिट मिल रहा था, जो कंज्यूमर गेन मिल रहा था, वो भी नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में 1 नवंबर के बाद से 100% ये होने वाला था कि आपके क्या होने वाले थे, इंपोर्ट्स के जो प्राइसेस हैं, सॉरी लैपटॉप के जो प्राइसेस हैं और बाकी जितने भी आईटी हार्डवेयर हैं उनके प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले थे, क्योंकि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाली थी। पर ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने क्या कर लिया, रोल बैक कर लिया। रोल बैक का मतलब सरकार ने जो ऑर्डर लिया था उसको वापस ले लिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट और बहुत सारी कंट्रीज़ ने WTO में इसमें रेस किए गए थे अपने कंसर्न। कौन कौन सी कंट्रीज़ ने, यूएस हो गया, चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान, ये सारी कंट्रीज़ ने अपने कंसर्न रेस किए थे WTO की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी रिसेंट वाली उसमें। WTO में ये डिस्प्यूट जाता तो इंडिया को वैसे भी ये हटाना ही पड़ता, क्योंकि WTO के जो नॉर्म है जो कि ट्रेड सपोर्ट करता है, सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर, उस नॉर्म्स के ये चीज़ें अगेंस्ट थी। इंपोर्ट जो नॉन टैरिफ बैरियर है या इंपोर्ट कोटा है, सारी कंट्री को हटाना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू WTO नॉर्म्स। ठीक है, तो ये कंसर्न्स जो है उठाने के बाद ये डिस्प्यूट बनता, डिस्प्यूट बनने के बाद ये ट्रिब्यूनल में जाता और अल्टीमेटली इंडिया को थोड़ा टाइम ज़रूर मिल जाता, लेकिन ये हटाना ही पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सरकार ने हटा दिया। उसकी जगह पे सरकार ने क्या किया है वो और समझ लेते हैं। सरकार ने उसकी जगह पे रोल आउट किया है, उसका नाम है इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर IT हार्डवेयर विच इंक्लूड्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर। जो नया सिस्टम है उसमें क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज जो इंपोर्ट करना चाहती है वो इस पोर्टल में जाएंगी और वहाँ जाके सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगी। उसके बाद जो इंपोर्ट से रिलेटेड डेटा है, फॉर एग्जांपल आप कोई कंप्यूटर बुलवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। और जो मेन इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी वो ये रहेगी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सरकार बेसिकली ये देखना चाहती है कि जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो ट्रस्टेड सोर्सेज है या नहीं। और जो दूसरा मेन रीज़न है वो है WTO के अंदर आप लोगों ने रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में सुना होगा। जब भी हम FTA साइन करते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में तो क्या होता है, जो टैरिफ होते हैं, टैरिफ बैरियर्स, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। मान लीजिए इंडिया और सिंगापुर दोनों ने FTA साइन किया है। अब सिंगापुर से आने वाले जो भी लैपटॉप्स होंगे उसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जो भी इंपोर्ट किया जाएगा सिंगापुर से वो लैपटॉप बड़े सस्ते आएंगे और इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर वो सिंगापुर से चीज़ें आ रही हैं। तो क्या होगा कि सरकार जो है ये जानना चाहती है कि चीज़ें FTA से जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो सिंगापुर वाली कंट्री के लैपटॉप कंपनी को मिल रहा है या फिर कहीं और की कंपनी को। जनरली क्या होता है, चाइना से सिंगापुर सबसे पहले लैपटॉप आते हैं और कुछ 2-4% का वैल्यू एडिशन होता है और इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो चेंज होके सिंगापुर हो जाता है और वो फिर इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया का चाइना के साथ तो कोई FTA नहीं है। अगर डायरेक्ट आता तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता और जो डोमेस्टिक कंट्री है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उनको इतना ज़्यादा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस नहीं झेलनी पड़ती अगर डायरेक्टली चाइना से आता तो। लेकिन चाइना से सिंगापुर से होते हुए, चाइना से शुरू होकर सिंगापुर से होते हुए इंडिया में आएगा तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि चाइना के साथ कोई FTA नहीं है और जो वैल्यू एडिशन है सिंगापुर से वो 2-4% है।
तो कोई बेनिफिट भी नहीं है सिंगापुर वालों को भी, और लॉस सिंगापुर का भी है और इंडिया का भी है। दोनों ने एफटीए साइन किया है, बेनिफिट किसको मिल रहा है? चाइना को। तो ये कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को रोकने के लिए कि चाइना बेसिकली अपने जितने भी गुड्स हैं इंडिया में जो भेज रहा है वो किसी फ्री ट्रेड वाली कंट्री से ना भेजे, ताकि इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। चाइना बहुत सस्ते में क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है ना। प्रीडेटरी प्राइसिंग होती एक वर्ड है, अगर आपने सुना होगा तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है क्या होती है, ये आप लोग खुद गूगल करिएगा। प्रीडेटरी प्राइसिंग के जो है कारण हमेशा जो है जो चाइना है उसको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है सारी कंट्री से। ये डंपिंग कर देता है पूरे वर्ल्ड में, और अपने यहाँ से भी इंडिया वहाँ तब चाइना में प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा है, लेकिन अपने यहाँ जब वो भेज रहे हैं तो वो सस्ते में भेज देते हैं, ठीक है, और डंप कर देते हैं इंडिया में। उसके कारण इंडिया के बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर होंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर वो बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे, और जैसे ही वो बिज़नेस से बाहर होंगे ये लोग अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे। इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। तो इस तरीके की पॉलिसी चाइना अपनाता है। इसी कारण से इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत महत्व है, और इसलिए सरकार ने ये जो रोल आउट किया है न्यू सिस्टम उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन पे फोकस किया गया है। जो नया सिस्टम है वो फेसलेस है, कॉन्टेक्टलेस है, हसल फ्री एक्सपीरियंस है इंपोर्टर्स के लिए। हालांकि कुछ जो डिनाइड एंटिटी लिस्ट में जिन कंपनी का नाम होगा उनको इंपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा। होपफुली आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कौन सी स्टेप रोल बैक की है और कौन सा जो है नया रोल आउट किया गया है सिस्टम, और उसके पीछे का रैशनल क्या है। अब बात करते हैं हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है। मेन तो यही है कि हमें क्वेश्चन जो है कैसे हैंडल करना है। इस तरीके के आर्टिकल आएंगे, इसके थ्रू कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये इसी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर पॉलिसी शुरू की थी। आत्मनिर्भर के अंदर सरकार ने दो चीज़ें की थी। पहली क्या किया था, एक तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाना शुरू कर दिया था, और दूसरा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको इंसेंटिव देना शुरू कर दिया था ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, ठीक है। इसलिए ही ये सवाल पूछा गया था, और ये इम्पोर्ट में जो इम्पोज किया गया था इम्पोर्ट लाइसेंसिंग उसके कारण ये सवाल आया था। लेकिन क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा गया था, स्पेसिफिक नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो स्पेसिफिक न्यूज़ से सबसे पहली बात तो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या आया था, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई, कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट था। हमें स्टेटमेंट के बारे में नहीं लिखना है ज़्यादा, हमें समझना है कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ की फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी में शेयर बढ़ना चाहिए ताकि जॉब्स भी ज़्यादा हो, और पर्टिकुलरली एमएसएमई का। तो उसके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। तो आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में लिखेंगे, उसका क्या शेयर है। और रिसेंटली अगर हम देखें, ये मैंने एक आर्टिकल में भी बात की थी कि 16% जो है स्टैग्नेंट हो चुका है ये शेयर। एक या दो डिकेड से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर स्टैग्नेंट सा हो गया है। 2022 तक सरकार ने जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई थी 2011 में, और 2022 तक कितने परसेंट अचीव करने की बात की गई थी, 25%, लेकिन अभी भी ये 16% में ही अटका हुआ है। एमएसएमई की भी बात करेंगे, इसमें एमएसएमई की पोटेंशियल की भी बात करना है आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़रूरी है ताकि ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाई जा सके इंडिया की। तो उसमें एमएसएमई के पोटेंशियल की बात करना पड़ेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि एमएसएमई का जो आउटपुट है 36% वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और 40% जो एक्सपोर्ट है वो भी एमएसएमई से होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई शुरुआत में। उसके बाद आपको थोड़े कंसर्न्स जताने पड़ेंगे कि उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार ने उसके लिए क्या किया है, पॉलिसीज़ लेके आई हैं। अब सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेक इन इंडिया, सबको पता है 2014 में रोल आउट किया गया था। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई थी। 2011 की एक पॉलिसी है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, 2011 में लाई गई थी। मैंने अभी आपको बताया 2022 तक 25% मैन्युफैक्चरिंग शेयर करने की बात की जाती है जीडीपी में। उसमें एक और चीज़ की गई थी, उसमें सेटअप किया गया था NIMZ नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो कि क्लस्टर बेस अप्रोच थी। जैसे कि SEZ
सेटअप किए गए हैं, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए हैं, लेकिन इसका मेन टारगेट क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। इसका मेन टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग करना है इंडिया में, डोमेस्टिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो सिमिलर है NIMZ और SEZ, सिमिलर तरीके के इंसेंटिव्स हैं, बस एक का जो एम है वो एक्सपोर्ट है और एक का है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड है हमारी आत्मनिर्भर पॉलिसी। ठीक है, उसमें सरकार ने क्या किया है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चालू की है। इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और उसमें आपको एक एग्जांपल भी देना था मोबाइल प्रोडक्शन का, किस तरीके से मोबाइल प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो मेन पॉइंट है वो आत्मनिर्भर पॉलिसी है। और एक और चीज़ की थी सरकार ने MSME के पर्सपेक्टिव से, अभी रिसेंटली प्री में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उससे MSME की जो डेफिनेशन है उसको बदला गया था, ताकि जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसको क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। बहुत सारे MSME क्या है, इन अपने आप को बड़ा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि MSME होने के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो वो एक्सपांड नहीं करना चाहते और बड़ी कंपनी नहीं बनना चाहते। तो सरकार ने MSME की डेफिनेशन बदल दी थी और बहुत उसकी डेफिनेशन ब्रॉड कर दी गई, है ना। ज़्यादा कंपनीज अब आ रही हैं जिनमें ज़्यादा आउटपुट, मतलब जितना जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अब MSME का बेनिफिट ले सकती है, अपने आप को एक्सपांड कर सकती है। अगर ये MSME अपने आप को एक्सपांड करेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपको लिखनी थी। मेन यही चीज़ें थी, एक तो आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी, दूसरा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, और तीसरा उसमें आपको ये इंपोर्ट लाइसेंसिंग के बारे में भी जिक्र करना था। ठीक है, इसमें आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी में क्या किया जा रहा है? कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ की जा रही है, इंपोर्ट को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया जा रहा है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखने थे, सजेशंस लिखने थे बेसिकली, कि ये सरकार की स्कीम है और सरकार क्या कर सकती है। एक तो स्किल डेवलपमेंट कर सकती है, इंडिया में स्किल का बहुत बड़ा इशू। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एटलीस्ट सेमी स्किल्ड लोग तो चाहिए ही चाहिए। सेमी स्किल्ड बनाने के लिए भी इंडिया के पास जो स्किल्ड है वो बहुत कम लोगों के पास है, तो HR डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा R&D प्रमोशन, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है? लेवरेज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द रीच ऑफ MSME। फॉर एग्जांपल E-कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम MSME का भी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, मार्केट बढ़ा सकते हैं। फोर्थ हो जाएगा एक्सेस टू क्रेडिट। जो MSME हैं खासकर उनको क्रेडिट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और आसानी से उनको मिलता नहीं है, क्योंकि मॉर्गेज नहीं होता कुछ रखने के लिए। ठीक है, और क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर से उनको नहीं मिल सकता। सिर्फ बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं को क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से मॉर्गेज मिल जाता है। लास्ट हो जाएगा हमारा रिवर्स इंपोर्ट लाइसेंसिंग, और इसके इम्पैक्ट के बारे में मैं सारी बात कर चुका हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर है। होपफुली आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे कि प्रेडेटरी प्राइसिंग, इसको आप अलग से गूगल करिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल के बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। 2005 में कैश फॉर क्वेश्चन जो है एक स्कैंडल हुआ था। 2005 का ये जो स्कैंडल था बहुत फेमस स्कैंडल है। 11 MP थे जिन्होंने क्या किया था? क्वेश्चंस पूछने के लिए पार्लियामेंट में मनी ली थी, ब्राइब ली थी, कैश लिया था। तो इन 11 MPs के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, और इनकी जो मेंबरशिप थी उसको निरस्त कर दिया गया था। रिसेंटली ये जो स्कैंडल है दोबारा से न्यूज़ में है। क्यों है? क्योंकि जो महुआ मोहित्रा है जो कि TMC की MP हैं, उनके अगेंस्ट में सिमिलर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। उनके अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए पार्लियामेंट में ब्राइब ली है एक कंपनी से,
और ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं बीजेपी के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे उनके द्वारा ये लगाए गए हैं। और एथिक्स कमेटी अभी ओरल एविडेंस लेगी, जो बीजेपी के एमपी हैं वो एथिक्स कमेटी को ओरल एविडेंस देंगे। और अगर ये चीज़ें साबित हो जाती है तो महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे प्री पर्सपेक्टिव से। अब बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, वो सारी चीज़ों का बैकग्राउंड के बारे में बात करने की। व्हेन एंड हाउ कैन एमपी आस्क अ क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, कब और किस तरीके से एमपी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पार्लियामेंट में। अगर बात करें लोकसभा की, लोकसभा जब सेशन में होता है तो लोकसभा जो सेशन है वो स्टार्ट ही क्वेश्चन आवर से होता है। और इसमें जो एमपीज़ होते हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, मिनिस्टर से। इसी के थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। हमेशा कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी टूवर्ड्स पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे इंश्योर करते हैं, जब भी सेशन होता है उसमें सवाल पूछ के इंश्योर की जाती है। तो कोई भी एमपी जो है वो सवाल पूछ सकता है क्वेश्चन आवर्स में, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करनी रहती है। वो प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। द प्रोसीजर फॉर रेजिंग क्वेश्चन इज गवर्न बाय द रूल्स 34 to 54 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड डायरेक्शन 10 to 18 ऑफ डायरेक्शन बाय द स्पीकर लोकसभा। तो ये स्टैटिक चीज़ें हैं, आपको बस याद रखनी है कि कहाँ पर कौन से प्रोविजंस में दिया हुआ है कि रेस कैसे करना है, प्रोसीजर कहाँ दी हुई है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में ये प्रोसीजर्स दी हुई है। टू आस्क अ क्वेश्चन एमपी हैज़ टू गिव अ नोटिस एड्रेस टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस intimating their intention ask a question. Usually the period of notice for the question is not less than 15 days. तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एमपी को एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देंगे, वो सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल को नोटिस दिया जाएगा कि भाई मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो जो नोटिस पीरियड होगा वो लगभग 15 दिन पहले पूछा जाना, मतलब दिया जाना चाहिए क्वेश्चन पूछने के। The notice usually contain the text of the question, the official designation of minister to whom the question is addressed and the date on which answer is desired. जो नोटिस होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा, दूसरा क्वेश्चन किस मिनिस्टर से पूछ रहे हैं जिससे आप जवाब चाहते हैं, और तीसरा आपको किस दिन आंसर चाहिए उसका भी डेट बता दीजिए। किस दिन आप क्वेश्चन पूछेंगे वो डेट बता दीजिए, किस दिन आंसर चाहते हैं वो डेट बता दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस में देनी होती है, और क्वेश्चन जिस दिन पूछा जाएगा ये उससे 15 दिन पहले ये नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, जनरल सेक्रेटरी को ये नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्वेश्चन कैन एन एमपी आस्क। A member is allowed to give not more than 5 notices of question both for oral and written answer in all for any day. तो मेंबर को सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाने की क्या है, अलाउड है। 5 क्वेश्चन वो सिर्फ पूछे जा सकते हैं, और वो ओरल भी हो सकते हैं या फिर रिटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक दिन में 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछ सकता कोई भी एमपी। Notices received in excess of 5 from the member of the day are considered for the subsequent day. अगर 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर उसे नेक्स्ट डे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द नोटिसेस फॉर क्वेश्चंस आर सबमिटेड। तो बेसिकली जो नोटिस क्वेश्चन होते हैं उसे किस तरीके से सबमिट किया जाता है, तो 2 तरीके इसमें दिए हुए हैं। एक है ऑनलाइन तरीका, मेंबर पोर्टल है जिसमें आपको पर्टिकुलरली उसकी आईडी दी जाती है, पासवर्ड दिया जाता है, उसके थ्रू आप पोर्टल में क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा प्रिंटेड फॉर्म में भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2 तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो महुआ मोइत्रा का केस है उसमें जो कंपनी ने क्लेम की है कि उनके पास जो है महुआ मोइत्रा की आईडी और पासवर्ड दोनों हैं जिसके थ्रू वो सवाल पूछ सकते थे, और ये पैसे दे के उन्होंने ये आईडी पासवर्ड दिया है। ठीक है, हाउ इज़ एडमिसिबिलिटी डिसाइडेड। क्वेश्चन जो है उसकी एडमिसिबिलिटी भी डिसाइड की जाती है, उसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ लिए, अरे ऐसे नहीं कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। तो क्या रूल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी एमपी क्वेश्चंस पूछते हैं उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए क्वेश्चन एक तो 150 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे आंसर होते हैं यूपीएससी के, उसी तरीके से क्वेश्चन भी 150 वर्ड का होना चाहिए।
दे शुड नॉट कंटेन आर्गूमेंट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट और रिफर टू द कैरेक्टर कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट इन देयर ऑफिशियल और पब्लिक कैपेसिटी। तो किसी के बारे में डिफेमेटरी आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट, इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। पर्सनल किसी के कैरेक्टर के ऊपर आप सवाल ना उठाएं, सिर्फ उसके जो पब्लिक ऑफिस में उसकी जो ड्यूटीज़ है उसके ऊपर ही सवाल उठाए जा सकते हैं। क्वेश्चन दैट रेज लार्जर इशू ऑफ पॉलिसी आर नॉट अलाउड। ठीक है, जहाँ पर लार्जर पॉलिसी इशू के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं वो अलाउड नहीं हैं क्वेश्चन आर में। उसके लिए अलग से आपको मोशन पास करना पड़ता है, क्योंकि जो पॉलिसी होती है वो आपको शॉर्ट आंसर में उसका आंसर्स नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो अलाउड नहीं होती है। क्वेश्चन इज़ नॉट एडमिसिबल इफ़ इट इज़ सब्जेक्ट मैटर इज़ पेंडिंग जजमेंट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बेसिकली अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो सब जुडिस है, जो जिसका अभी जजमेंट नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है वो मैटर, तो फिर वो सारी चीज़ों के सवाल आप नहीं पूछ सकते जब तक कि उसका जजमेंट नहीं आ जाता। अब नेक्स्ट है हमारा, और ये आप लोगों को पता है सारे लोगों को, आर ऑल द क्वेश्चन आंसर इन पर्सन बाय द कंसर्न मिनिस्टर इन द हाउस। पहली बात तो सारे क्वेश्चन जो है मिनिस्टर्स नहीं देते, बहुत सारे नोटिस लगते हैं, लेकिन कुछ के आंसर दिए जाते हैं, कुछ के आंसर्स नहीं दिए जाते हैं। टोटल 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है स्टार, दूसरा अनस्टार, शॉर्ट नोटिस और प्राइवेट मेंबर को जो एड्रेस करने वाला क्वेश्चन होता है वो। टोटल 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन के थ्रू अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सीख करने की कोशिश की जा रही है जिसके आंसर से इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है, उसे भी एडमिसिबल नहीं किया जाता है, अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट है कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये लक्ष्मीकांत में आपने 10 बार पढ़ चुका है, 11वीं बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्टार्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर होता है फर्स्ट पॉइंट ओरली दिया जाता है। ओरली दिया जाता है तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस आंसर के अगेंस्ट में, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका मेन पॉइंट, एक एमपी को सिर्फ एक स्टार्ट क्वेश्चन पर डे अलाउ होता है पूछना। आपको उसके लिए भी 15 दिन पहले से नोटिस क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो मिनिस्टर हैं वो प्रिपेयर हो सकें उसके आंसर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अनस्टार्ड। ठीक है, और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओनली 20 क्वेश्चन कैन बी लिस्टेड फॉर ओरल आंसर। किसी भी दिन मैक्सिमम कितने क्वेश्चन लिस्टेड हो सकते हैं ओरल आंसर देने के लिए, केवल 20 क्वेश्चन लिस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओरल आंसर के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है हमारा अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये बेसिकली रिटर्न में रिप्लाई दिया जाता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिसीव किया जाता है, जो रिप्लाई वो कायम में होता है रिटर्न में मिनिस्टर के द्वारा। इसके लिए भी आपको 15 दिन पहले एडवांस में नोटिस देना पड़ता है। एक दिन में 230 क्वेश्चन लिस्ट किए जा सकते हैं रिटर्न आंसर के, लेकिन चूंकि ये रिटर्न आंसर होते हैं, नो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, नो फॉलोअप क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एन अनस्टार्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जैसा कि नाम है, सब में 15 दिन लग रहे थे, इसमें सिर्फ 10 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर पे आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से इसका जो आंसर होता है वो भी ओरली दिया जाता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही जो क्वेश्चन का टाइप है अनस्टार्ड, उसमें रिटर्न रिप्लाई होता है, बाकियों में ओरल रिप्लाई होता है। सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ओरल रिप्लाई दे रहे हैं। लास्ट होता है हमारा क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर इस एड्रेस टू द मेंबर। ठीक है, तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए उसने कोई बिल पेश किया है तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी उनको लिस्ट किया जा सकता है, उसको पर्टिकुलरली उस एमपी को क्वेश्चन लिस्ट किया जाता है। प्राइवेट मेंबर हमको पता है वो मेंबर जो कि एमपी है और मिनिस्टर नहीं है, सरकार का हिस्सा है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है फ्रॉस्टी टाइज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, जीएस टू आईआर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप के ऊपर ये आर्टिकल है। दोनों कंट्री के बीच में टेंशन अभी भी बनी हुई है, उनके जो टाइज़ हैं वो फ्रॉस्टी हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, डिटेरिएट हो रहे हैं।
दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो टाइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उसके कारण क्या हैं, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड स्टोरी सुन लेंगे और अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसकी बात कर लेंगे। हम पहले ही इस इशू में बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, अलग से इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप के बारे में मैं बात कर चुका हूँ पूरा डिटेल में। तो जो न्यू व्यूअर्स होंगे वो वहाँ पर पुरानी वीडियोस जाके देख लेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ज़रूर पढ़ेंगे ताकि जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो आपको ज़रूर समझ में आ जाए। बैकग्राउंड क्या हुआ है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन कैसे शुरू हुई है, टाइज ख़राब होना शुरू कैसे हुए हैं। इसकी शुरुआत जो है, प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के थे उनने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने कनाडा की जो सॉवरेनिटी है, अखंडता है, उसको भंग किया है, वॉयलेट किया है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले हरदीप सिंह नज्जर जो कि कैनेडियन सिटीज़न थे उनकी गोली मारकर हत्या हो गई और हरदीप सिंह नज्जर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो इंडिया के ऊपर कनाडा ने ये आरोप लगाया कि ये जो हत्या थी वो इंडिया की जो एजेंसीज़ है, रॉ आईबी, इनका हाथ है और इन्हीं लोगों ने करवाया है, जो कि उनकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। उनकी कंट्री में आके बाहर की कंट्री इस तरीके के काम नहीं कर सकती। इंडिया ने बोला आपके पास प्रूफ नहीं है और ये सारे एलिगेशन, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। इंडिया का रिएक्शन बहुत एग्रेसिव रिएक्शन था और इंडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और डिनाई कर दिया। उसके बाद से इंडिया के जो एक्शंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। इंडिया ने जो वीज़ा है कैनेडियन सिटीज़न का, वो सारे के सारे वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया, नए लोगों को वीज़ा देने के लिए मना कर दिया गया। एक एडवाइजरी भी जारी हुई वहाँ के लोगों के लिए जो कि इंडियन कनाडा में रह रहे थे, उनके लिए कि वो वापस आ सकते हैं, अगर आना चाहते हैं तो ज़्यादा सेफ़ यहाँ पर इंडिया में फ़ील करेंगे। उसके बाद जो रीसेंट इवेंट हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ की बात करेंगे। जो 5 आई अलायंस है उन्होंने बेसिकली क्या किया है, जो कनाडा का ये एलिगेशन है उसको सपोर्ट किया है। उन्होंने माना है कि इंडिया ने ही क्या किया है, सॉवरेनिटी भंग की है और इंडिया ने ही वो हरदीप सिंह नज्जर जी को मरवाया है। 5 आइज कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है, ये आपके प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 1941 या 3 में बनी थी सबसे पहले, इंडिया यूके और ब्रिटेन के बीच में। उसके बाद बाकी कंट्री धीरे धीरे करके ऐड हुई। उसके बाद इसको 5 आइज अलायंस कहा जाता है, इंटेलिजेंस अलायंस। इस अलायंस में बेसिकली कौन है मेन, यूएस। और ये सारी आग किसने भड़काई है, यूएस ने। आग लगाने का काम किसको पसंद है, यूएस को। तो यूएस ने ऐसा क्यों किया, इंडिया के साथ रिलेशन तो इतने अच्छे हैं, इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडिया की जो इमेज है वो बहुत तेज़ी से अच्छी हो रही है, एज अ वर्ल्ड सुपर पावर की तरह लोग इंडिया को देख रहे हैं। तो ये सब छेड़खानी, लेग पुलिंग करने के तरीके हैं यूएस के। उसने कनाडा को आग लगाई, कनाडा ने ये सारी चीज़ें बोल दी। अब यूएस भी ठंडा नहीं कर पा रहा है कनाडा को, आग तो उसी ने लगाई है। और इंडिया का जो एग्रेसिव रिएक्शन था वो यूएस एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था। अब ये सारी चीज़ें हो गई। रीसेंट क्या डेवलपमेंट हुए हैं, रीसेंट डेवलपमेंट में जो इंडिया है उन्होंने कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको डाउन साइज करने की बात की गई है। क्या कहा है, अभी 62 लोग आपके यहाँ इंडिया में डिप्लोमेट हैं, इसको कम करो, 21 करो। तो कनाडा ने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया है, वापस भेज दिया है। 41 लोगों को वापस अपनी कंट्री में भेजा है और साथ में ये भी कहा है कि इंडिया जो वियना कन्वेंशन है उसके अगेंस्ट में ये सारे डिसीज़न ले रहा है। लेकिन इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने बोला कि कन्वेंशन आर्टिकल 11.1 में इंडिया को ऑथराइज़ किया जाता है कि इंडिया जो है अगर चाहे तो जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसके साइज़ को लिमिट कर सकता है, उसको कम कर सकता है। और इसके बाद इंडिया का क्या प्लान है, आफ्टर अक्टूबर 31 तब तक की मोहलत दी है कि आप अपना डाउन साइज़ कर लो। इंडिया क्या करने वाला है, कनाडा जो डिप्लोमेट हैं उनसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विड्रॉ करने वाला है, यूनिलेटरली विड्रॉ करने वाला है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में बहुत सारी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके लिए, है ना, उनके अगेंस्ट में केसेस नहीं होते, अगर वॉर चल रही है तो उनको सेफली निकाला जाता है। इस तरीके से कई सारे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है जितने भी डिप्लोमेट होते हैं और ये काय में मेंशन है, वियना कन्वेंशन में मेंशन है। ठीक है, तो लोगों को लगा था कि अब मामला शांत हो गया है, क्वाइट डिप्लोमेसी से चीज़ें ठीक हो जाएगी।
फाइव आइज अलायंस कंट्री ने भी इंटरवीन करने की कोशिश की थी, बेसिकली यूएस ने भी इंटरवीन किया था, लेकिन दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सही होने का नाम नहीं ले रही है। इवन जो इशू है वो बढ़ते ही जा रहा है। जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो कौन हैं? जो बच्चे हैं, टूरिस्ट हैं और बिजनेस पर्सन हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट वमेंट किया करो। चलो एन्जॉय, थैंक यू।